हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है। तो उसी बीच जब इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर हमला किया था, तो उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल और ईरान के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा है। तो आज जैसे कि दूसरा दिन है, फिर भी संघर्ष लगातार जारी रहा है। इजराइल ने ईरान के जो परमाणु स्थल और सैन्य नेता थे उन पर हमला किया और तेहरान ने मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की है। ईरान में 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। ईरान की तस्नीम एजेंसी है जो उसने इजरायली कब्जे की और मिसाइलों हमलों की एक नई लहर की सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि हम मिसाइलों का अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। और जो वहाँ के यरूशलेम में, तेल अवीव और वेस्ट बैंक की बस्तियां हैं और सैकड़ों जगह पर सायरन बजने की पुष्टि की जा चुकी है। मतलब कि वहाँ पर मिसाइलों से अटैक हो चुका है, मतलब हो रहा है। जॉर्डन के जो हवाई क्षेत्र है वहाँ पर मिसाइलें देखी गई हैं। अब देखिए, ईरान ने जब इजराइल ने शुरू किया था अपना ऑपरेशन राइजिंग लॉइन जो था, उसके बाद अब ईरान का एक मतलब उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, मिशन टू प्रॉमिस मिशन। तो इससे पहले भी ईरान जो इस मिशन को शुरू कर चुका है। मतलब कि जब ईरान और इजराइल के बीच छोटे मोटे तनाव थे 2024 में या उसके बाद, ये ऑपरेशन दो बार लागू कर चुका है। इसको उसने लॉन्च किया है। लेकिन अब जो दोबारा फिर से इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो फिर से इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये मिशन क्या है? ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत क्या है, ईरान ने इजराइल पर जो ड्रोन्स है और मिसाइलें से हमला किया है। ईरान ने इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव, उसको अपने निशाने पर लिया है, क्योंकि इजराइल ने पहले ईरान की राजधानी जो तेहरान थी उस पर अटैक किया। उसके बाद अब ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके साथ ही जो यरूशलेम या फिर उसके नज़दीक के जो भी क्षेत्र है वहाँ पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कहा कि टू प्रॉमिस 3 के दौरान उसने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। मतलब वहाँ के जो रक्षा मंत्रालय है उसको टारगेट किया गया है। तो ईरान ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन हैं वो दाग दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें, ये है इजराइल की लोकेशन। तो इसके साथ जब जॉर्डन, इराक और यहाँ पर है ईरान, तो ईरान ने जब अपने मतलब वहाँ के जगह से यहाँ पर जब अटैक किया तो इनको जो इजराइल का रक्षा मंत्रालय उसको निशाना बनाया गया। उसके साथ ही जो कैपिटल, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, उसको भी टारगेट किया गया है। इससे पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की स्थापना की गई थी ईरान के द्वारा। ईरान ने इजराइल और बाकी जो पश्चिम देश हैं उनके खिलाफ एक गुट तैयार किया था। लेबनान में उसे शिया के मिलिशिया विंग हिजबुल्ला की स्थापना की और यमन में हूथियों की सपोर्ट किया था। मतलब ये गुट बनाए थे उसने, लेबनान मिलिशिया और यमन में। सीरिया में असद रिजिम को अपना सैन्य और आर्थिक समर्थन दिया था। गाजा में हमास को अपना समर्थन दिया। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इट मीन्स कि उसने अपने अलग अलग गुटों को, जिसको ईरान समर्थन करता है, तो वो इजराइल के आसपास के जो इलाके हैं या आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें अपने गुट स्थापित किए हुए हैं, जिसके ज़रिए वो बदला ले सकता है। परमाणु संयंत्रों के बाद जो हमला हुआ है, मतलब परमाणु के जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, उस पर जब अटैक किया इजराइल ने, तो उसके बाद अब टू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, उसने रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने मतलब गुपचुप मतलब कि सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बनाने की दिशा में बहुत से परीक्षण टेस्टिंग की है। परमाणु एजेंसी क्या कहती है कि ईरान ने हथियार ग्रेड के यूरेनियम को अपने भंडार को 60% तक बढ़ा दिया है। मतलब कि जितना उस पर प्रतिबंध लगाया था उससे बढ़कर उसने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाना शुरू कर दिया है और चोरी छुपे ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था। फरवरी में यूरेनियम का भंडार इतना था 133.8 किलोग्राम, जो कि मई में 408.6 किलोग्राम तक पहुंच गया। मतलब कि 3 मंथ में, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये पहुंच चुका था 400 किलोग्राम तक और पहले था 133। तो जो परमाणु एजेंसी है, ऊर्जा परमाणु एजेंसी, तो उसे भी डाउट है कि जो ईरान है वो चोरी छुपे परमाणु बम बनाने की पहल कर रहा है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने अगस्त 2020 में परमाणु परीक्षण स्थलों का दौरा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टीम उस बंकर तक नहीं पहुंच पाई जहां पर सब कुछ कंट्रोल हो रहा था, उस जगह पर नहीं पहुंची। फिर बाद में ईरान ने उन बंकरों को ध्वस्त कर दिया था, मतलब उनको ख़त्म कर दिया था। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि तेहरान के पास 10 परमाणु बम बनाने जितनी सामग्री उपलब्ध हो गई है। ये रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसके बाद क्यास लगाए जाने लगे, अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि जो इजराइल है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है, साथ ही न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी मार सकता है। तो ऐसा ही हुआ, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वहाँ के 2 प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के वो मारे जा चुके हैं। और जो इजराइल के द्वारा ये हमला करने की तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, जैसे कि अमेरिका को भी डाउट था कि अब अटैक होने वाला है, तो उसने अपनी जो सैन्य कर्मचारी थे मध्य पूर्व भारत से, तो वहाँ से मध्य पूर्व कंट्रीज से, तो उन्होंने वहाँ से निकालने शुरू कर दिए थे। और वहाँ पर अपनी जो भी अमेरिका की जो भी जनसंख्या थी उनको भी वापस आने के आदेश दिए गए थे। तो ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है अमेरिका का भी इसमें हाथ हो, वो इजराइल का समर्थन कर रहा हो। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और ड्रोन से अटैक किया। ईरान ने यह कहा कि दुश्मनों को अब अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहल इजराइल ने की है, तो अब ईरान भी चुप नहीं रहने वाला है। ईरान ने हमले के बाद ये भी कहा कि अगर कोई भी देश इजराइल की मदद करता है तो उसे भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का भी यूज़ कर सकता है। अब देखिए, अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, तो ईरान का ये बयान आता है कि अमेरिका के साथ जो चल रही न्यूक्लियर बातचीत उस पर प्रतिक्रिया दी गई है। ईरान ने अमेरिका पर इजराइल को मतलब शह देने का आरोप लगाया। ईरान कहता है कि ये जो शह दी जा रही है इजराइल को वो अमेरिका के द्वारा मिल रही है। उसने ये भी कहा कि अब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने का कोई भी मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब उन पर अटैक हो चुका है। ईरान ने इजराइल की मदद करने पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने और आर्थिक रणनीतिक अड्डों को नष्ट करने की धमकी दी है। तो जो ईरान है वो अब डायरेक्टली अमेरिका को भी धमकी दे चुका है कि अगर आप उसकी मदद करेंगे इजराइल की, तो हम आपके जो सैन्य ठिकाने या आर्थिक रणनीतिक अड्डे हैं, जो मतलब आर्थिक ठिकाने आपके, उस पर अटैक किया जाएगा। अब देखिए, डील रद्द होने पर दी थी धमकी। इजरायली हमले का समर्थन करते जो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल का समर्थन वैसा किया है जैसा पहले किसी ने नहीं किया। ईरान के पास अब भी समय है। तो इधर जो ट्रंप हैं, ट्रंप भाई साहब ये ईरान को धमकी दे रहे, तो ईरान वाले ट्रंप को धमकी दे रहे हैं वह समझौता कर ले। तो ये ट्रंप कहता है कि ईरान के पास अभी मौका, उसको समझौता कर लेना चाहिए। ट्रंप ने यह कहा कि मेरी जिन कट्टरपंथियों से बातचीत होती है वे अब जिंदा नहीं हैं। इससे पहले उन्होंने न्यूक्लियर डील रद्द होने पर ईरान को हमले की धमकी दी थी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने पहले ईरान को धमकी दे रखी थी कि अगर न्यूक्लियर डील किसी तरह से मतलब सक्सेस नहीं हो पाती या रद्द हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया जाएगा। तो इसमें इसके द्वारा मतलब ट्रंप के द्वारा पहले ही धमकी दी जा चुकी है। इस पर ईरान का जवाब किया था। फिर अब 13 जून 2025 को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 मतलब 3 उसके तहत जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें तेल अवीव, यरूशलेम, वेस्ट बैंक पर 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे। जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने बदला लेने की चेतावनी दी है। हालांकि जो इजराइल है उसके आयरन डोम और अन्य रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश हमले को नाकाम कर दिया है। मतलब कि जो इजराइल के आयरन डोम है उसने वो नाकाम रहा है ईरान के हमले करने पर, जिससे नुकसान क्या सीमित हुआ है। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा इसका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके पास तनाव से वैश्विक तेल व्यापार पर असर पड़ रहा है, जिससे कि तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखा जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तेल की कीमतों में। भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाहकारी जारी की है कि अभी उन कंट्रीज़ की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने नातांज हमले की पुष्टि कर दी और विकर्ण सत्रों की निगरानी शुरू करी है। अमेरिका ने हमले से पहले जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी से इनकार कर दिया है। अमेरिका को पहले ही पता था कि हमला होने वाला, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि उसको पहले ही सब कुछ पता था और इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। अब देखिए, मध्य पूर्व तनाव के बारे में हम देखते हैं कि और भी मतलब पहले जो मध्य पूर्व तनाव चल रहे थे या अभी हाल ही में शुरू हुए उसके बारे में हम देखते हैं। आपको जैसे पता ही है कि इजराइल और गाज़ा का जो आपसी विवाद चल रहा था उसको अब ऐसे ही मतलब
वो भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही इजराइल ने क्या किया, ईरान पर भी अटैक कर दिया है, क्योंकि इजराइल को ये लगता था कि ईरान अब परमाणु बम बनाने जा रहा है, और फिर इससे क्या इजराइल और बाकी जो मतलब उनके साथ जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन सभी के अस्तित्व को खतरा है। हालांकि जो ईरान है वो ये तर्क देता था कि वो सिर्फ अपनी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या अपने देश को विकसित करने के लिए परमाणु का संवर्धन बढ़ा रहा है, उसका कोई भी मोटिव नहीं था कि परमाणु बम बनाए। आप पहले लोकेशन देख लीजिए, जो मध्य पूर्व कंट्रीज़ हैं उनकी, ईरान है यहाँ पर, इधर ही है ये रहा हाँ इज़राइल है, इसमें लेबनान, ये इज़राइल है, सीरिया है, इधर जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है यमन। तो ये सारी मध्य पूर्व कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के तनाव की, जो कि अभी चल रहा है। 12 और 13 जून को जो ईरान ने परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान के, उसमें नटांज और फोर्दो जैसे यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं उसको निशाना बनाया गया। वहाँ के जो वरिष्ठ सैन्य कमांडर है, जब परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इजराइल का उद्देश्य था ईरान के परमाणु हथियार जो कार्यक्रम है उसको रोकना। तो ईरान जो है वो जवाबी हमला कर देता है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। तो वो 13 जून को इजराइल पर अटैक करता है। तो अब उनका जो अटैक है, आपसी हमले, वो अभी तक जारी है। इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है, मतलब कि वहाँ पर क्षेत्रीय युद्ध होने वाला है, विशेष रूप से जब स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नटांज में विकिरण सत्रों की निगरानी कर रही है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसे ये देखिए, ये ड्रोन के द्वारा अटैक किए जा रहा है और ये मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल, हमास और गाज़ा का संकट, जो संघर्ष अभी तक चल रहा है 2024 से 25 तक अभी तक जारी है, जो कि हमास के द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था, 2023 में, उसके बाद अभी तक वो चल रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, लगभग 50,000 लोग मारे गए हैं गाज़ा में, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं भी शामिल है। वहां पर अस्पताल, स्कूल और राहत शिविरों पर अटैक किए गए, जिससे मानवीय संकट बढ़ चुका है, मतलब वहां पर अकाल की स्थिति पैदा हो चुकी है। इजराइल ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, गाज़ा पर बड़े पैमाने पर बमबारी की, जिससे 2025 में सबसे शक्तिशाली बमों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा क्या किया, इजराइल ने गाज़ा की नाकेबंदी कर दी, वहाँ पर कोई भी सहायता पहुँचाने से मना कर दिया गया और काफ़ी सख्त किया गया था, जिसके तहत एक सहायता नाव को भी रोका गया, जिसकी कार्यकर्ता कौन थी, ग्रेटा थनबर्ग भी थी। जो ग्रेटा थनबर्ग थी वो फ्रांस की एक जो एक्टिविस्ट है, वो जा रही थी सहायता लेकर गाज़ा में, लेकिन उनकी नाव को रोककर उन्हें भी मतलब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। प्रस्तावित युद्ध विराम, मतलब प्रस्ताव रखा गया युद्ध विराम का, जो अमेरिका के विशेष दूत है स्टीव विटकॉफ ने गाज़ा सीज फायर समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन इजराइल के जो रक्षा मंत्री, उसने हमास को इसे स्वीकार करने या नष्ट होने की चेतावनी दी है। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी स्थिति मतलब वहाँ पर बनी थी गाज़ा में, लेकिन अब भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। बाकी जो क्षेत्रीय तनाव है, उसमें सीरिया में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ था 2024 में, जिससे क्या मध्य पूर्व के जो समकालीन और ज़्यादा जटिल हो चुके हैं, मतलब मध्य पूर्व के देश हैं जो उनमें आपसी तनाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। वेस्ट बैंक में ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जाधारियों पर प्रतिबंध लगा दी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता स्थगित कर दी, जिससे इजराइल ब्रिटेन संबंधों में तनाव बढ़ा है। फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक के जैनिन में इजरायली सेना की कार्रवाइयों ने तनाव को और बढ़ाया, जिससे हज यात्रा बस को निशाना बनाने की घटना भी शामिल है। ये आप देख सकते हैं, ये है सीरिया, ये सीरिया कंट्री है, और इधर है ईरान, ये इराक, जॉर्डन, और ये है इजराइल, लेबनान। अब देखिए, इससे वैश्विक चिंताएं क्या बढ़ी हैं, मतलब कि अब ये जब क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है, मध्य पूर्व के तनाव इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इससे पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ रही हैं। जैसे कि ईरान सबसे बड़ा तेल भंडार था, अब उस पर जब अटैक हुआ है तो उसने अपनी आपूर्ति भी वो बाधित कर सकता है, और उसके अलावा वो कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा जा सकता है।
तो मध्य पूर्व में तनाव ने एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। मतलब व्यापक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, क्षेत्रीय युद्ध, जिसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ेगा, क्योंकि जो मध्य पूर्व कंट्रीज हैं और वो तेल और गैस आपूर्ति के बहुत बड़े भंडार हैं। भारत जैसे देश जो कि मध्य पूर्व से तेल आयात करते हैं, वहाँ लाखों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है, इस तनाव से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मतलब भारत के जैसे और भी जो कंट्रीज़ है वहाँ से तेल उनका जो इंपोर्ट होता है तो उस चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उन पर उनको जान को खतरा हो सकता है। इस तनाव से मतलब काफ़ी देश प्रभावित होंगे जिनके द्वारा मध्य पूर्व से अपने जो भी तेल और गैस की आपूर्ति की जाती थी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर दी है। हालांकि शुरुआत पहले इजराइल ने की थी, लेकिन अब ईरान चुप रहने वाला नहीं है, वो शरेआम धमकी दे रहा है। अगर कोई भी देश इजराइल की हेल्प करेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा। मतलब ईरान के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।